Hello, welcome everyone. This is part 4 of our 2025 lecture series. So, हमने क्वेश्चन नंबर 76 तक कंप्लीट कर लिया था. सो इसके बाद हम करेंगे 77 से लेके 100 तक और ये हमारा 2025 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, शुरू करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1. इन जनवरी द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर the isotherms bend equatorward while crossing the land masses and poleward while crossing the ocean. Okay, ji. In January, the air over the ocean is warmer than that of the landmass in the northern hemisphere. So we have to identify correct statement. Okay. So normally ये जो क्वेश्चन है ना, ये पीवाईक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है और पहले भी ये चीज क्वेश्चन पूछी गई है. पिछले कुछ 2 या 3 साल, आई थिंक 2023 में काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था और सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न पे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये भी. ठीक है. जनवरी में नदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, जो आइसोथर्म्स है, टेम्परेचर बताने वाले लाइंस है, बेंड ओवर इक्वेटर वर्ड वाइल क्रॉसिंग द लैंडमास. अगर लैंडमास पे है तो ये इक्वेटर वर्ड्स आएंगी इनकी लाइनें. क्यों आएंगी? क्योंकि टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, जनवरी का मंथ है. एंड पोलवर्ड जाएंगी ओशियन में. अगर ओशियन है, लाइक एटलांटिक ओशियन है, तो ये पोलवर्ड ऊपर की ओर जाएंगी. क्यों जाएंगी? क्योंकि यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जैसी हॉट करंट्स फ्लो कर रहे हैं. ठीक है जी. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट. इन जनवरी द एयर मास ओवर द ओशियन इज वार्मर. क्यों वार्मर है? देन दैट ऑफ द लैंड मासेस. बिकॉज वही है ना कि गल्फ गल्फ स्ट्रीम जैसी हॉट करंट्स जा रहे हैं इस रास्ते से. तो एयर मास क्या है? एयर ओवर द ओशियन वार्मर है देन दैट ऑफ द लैंड मासेस इन द नदर हेमिस्फीयर. बिल्कुल दूसरी चीज भी हो रही. स्टेटमेंट 2 जस्टिफाई कर रही है दैट इज वाई कि जो आइसोथर्म्स है अप और डाउन मूव कर रहे हैं. कि अगर तो लैंड मास पे है तो इक्वेटर वर्ड नीचे आ जाएंगे क्योंकि कोल्ड एयर मास है. और अगर पोल पे है, पोल ओशियन में है, तो पोल वर्ड ऊपर की ओर चले जाएंगे क्योंकि वार्मर एयर मास है. बिल्कुल. बोथ द स्टेटमेंट क्या कर रही है? एक्सप्लेन कर रही है एक दूसरे को. सो आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1. ओके जी. Consider the following statement. Statement 1, Statement 2, Statement 3. In the context of effect of water on the rocks, chalk is known as very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. Be careful. ओके. और हमने पहले भी देखा था, ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो नहीं सकती. ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है. बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन कर रही है, स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट. ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है और only one of the statement 2 and 3 are correct that explain the statement 1, neither 2 and 3. Statement 1 as it is बिल्कुल सही statement है. chalk जो है very permeable rock है, clay है quite an impermeable rock है, least permeable rock है, लिखा हुआ है. ओके जी. फिर स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? chalk is porous and hence can absorb water. बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो permeable rock है क्योंकि chalk porous है. clay is not at all porous. clay तो porous है ही नहीं, clay में तो पानी जाएगा ही नहीं. बट what is the wording here? It is an quite an impermeable or least permeable rock. Here क्या बोल रहे हैं? Clay is not at all porous. कि clay में तो पानी अंदर जाएगा ही नहीं. So this statement is wrong statement. Statement 2 बिल्कुल सही है. So here our answer will be only one of the statement 2 and 3 is correct. Statement 2 right है, statement 3 incorrect है. And that explain the statement 1 और वो statement 1 explain भी कर रही है. Okay जी. Should we move on to the next question? Consider the following statement. We have to identify the correct. और देख लो किस टाइप का क्वेश्चन है. एटलीस्ट एक सिचुएशन क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है या फिर तीनों ही सही है. विदाउट द एटमोस्फेयर, अगर एटमोस्फेयर नहीं है, टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस. कि अगर एटमोस्फेयर नहीं है तो टेम्परेचर एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस भाई फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही रहेगा. हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप्ड बाय द एटमोस्फेयर
मेंटेन आर प्लेनेट एवरेज टेम्परेचर, कि जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, ट्रैप की जा रही है एटमॉस्फेयर के द्वारा, ये मेंटेन करके रखती है अपने अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को। बिल्कुल सही बात है। एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। यही तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है, ट्रैप कर लेती है रेडिएशन को। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, अब स्टेटमेंट वन पे बात आई। सो आई चूज वन टू एंड थ्री। ऑलमोस्ट कुछ आंसर कीज टू एंड थ्री पे जा रही हैं, कुछ आंसर की वन टू एंड थ्री पे जा रही हैं। एज इट इज यूपीएससी बताएगा क्या सही गया है इसमें। बट ये चीज तो होती है ना, अगर आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं है तो हीट को होल्ड करने का कुछ मैकेनिज्म नहीं है। अगर वो हीट को होल्ड करने का मैकेनिज्म नहीं है, तो हीट क्या है, एस्केप हो जाएगी स्पेस में, एक्सट्रीम बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर आ जाएगा। जहां जहां जिन जिन प्लैनेट्स पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां ये फिनोमेना देखा जाता है। ओके, इट्स द डे टाइम वेरी हॉट टेम्परेचर, इन द नाइट टाइम वेरी फ्रीजिंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ये होगा। और बिल्कुल एज इट इज, बी आई थिंक ब्रॉड, गो फॉर वन टू एंड थ्री। सम कोचिंग आंसर शीट्स suggested that this answer C is right. Some suggested that no, 2 and 3 is right. So what would be the right answer? We have to check in the final answer key. Okay, ji. Consider the following statement. Rashtriya Gokul Mission. It is we have to identify the correct. It is important for upliftment of the rural poor, as majority of the low producing indigenous animal with small and marginal farmer and landless laborer. ये important है for the upliftment of the rural poor, as majority of the low producing indigenous animals are with small and marginal farmer and landless laborer. कि जो इंडिजिनस एनिमल लो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास है, लैंडलेस लेबरर्स के पास है। बिल्कुल सही बात है। और उन्हीं को अपलिफ्ट करने के लिए रूरल पुर को गोकुल मिशन आया। इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट द इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रेयरिंग एंड कंजर्वेशन इन द साइंटिफिक एंड द होलिस्टिक मैनर। कहीं भी कोई भी फैक्चुअल नहीं है, कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि एग्जामिनर ने कुछ चेंज करने की कोशिश की गई। एग्जामिनर सिर्फ बात कर रहा है एम्पावरमेंट की। सो बिल्कुल भी इस चीज पे शक नहीं करना कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। बोथ द स्टेटमेंट, ये फ्री के नंबर है, ठीक है, इन पे कभी भी गलती नहीं करके आओगे। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राजा राममोहन रॉय। वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ही possessed great love and respect for the traditional philosophical system in the east। भाई वो possess करते हैं ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। क्या सही स्टेटमेंट बनाई गई है? कुछ भी नहीं है ऐसा कि हम इस चीज पे शक करें। ओके, ब्रह्मो समाज वेस्टर्न एजुकेशन को इंप्लीमेंट करवाने में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है राजा राम मोहन राय का। ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड द साइंटिफिक अप्रोच। ओके जी, कि जो वेस्ट से रैशनल और साइंटिफिक अप्रोच लेनी है, एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी टू द ऑल मेन एंड वुमेन। भाई क्या सही बात है, ठीक है जी। सो कुछ भी अननेसेसरी माइंड नहीं लगाना, बोथ वन एंड टू पे आ जाना इजीली, योर आंसर विल बी राइट। ओके, क्योंकि बिल्कुल कुछ भी फैक्चुअल नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू राजा राम मोहन राय, बट रादर देन बहुत ही साइंटिफिक क्वेश्चन बनाया, बहुत ही रैशनल ऑप्शंस बनाए हैं। कुछ भी ऑप्शंस देख के पढ़ के ऐसे नहीं लग रहा। अगर आपको किसी ऑप्शन से शक होगा ना, वो इमीडिएट ट्रिगर करेगा माइंड को कि यार कुछ एक्सट्रीम हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत स्मूथली लिनियरली पढ़े जा रहे हैं ये सब। ओके, बोथ द स्टेटमेंट इज राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम। Boycott of low coats and the foreign cloth, observance of strict non-violence, retention of title and honor without using them in the public, establishment of the panchayat for the settlement dispute. How many of the above were part of the non-cooperation program? Be careful here. Answer is only 1, 2, 3 and 4. Okay, यूपीएससी बहुत बार वर्ड्स के साथ खेलेगा।
और वही किया था यहाँ कि बिल्कुल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ, लॉ कोर्ट का बाइकआउट किया गया, फॉरेन क्लोज का बाइकआउट किया गया, स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस रहने के लिए भी बोला गया था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत हुई, ठीक है, सेटलिंग फॉर द डिस्प्यूट्स, पंचायत कोर्ट एस्टेब्लिश हुए, नेशनल एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेजेस वगैरह खोले गए, रिटेंशन ऑफ टाइटल एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, रिटेंशन थोड़ी था, सस्पेंशन था, और similar kind of mistakes, similar kind of thinking, similar kind of patterns UPSC used in its earlier exam, last past exams. Okay, so यहाँ थोड़ा सा गेम वर्डिंग के साथ खेला गया था. सो आंसर हेयर इज ओनली 3. उसी ट्रैप में हम लोग फंसे और हमने गलत किया, और ये नहीं करना. बी अवेयर, बी कॉशियस इन द एग्जाम हॉल कि यूपीएससी वर्ड के साथ खेल सकता है. भाई रिटेंशन क्यों करेंगे, बहुत सारे लोगों ने तो अपने टाइटल छोड़ ही दिए थे ना उस टाइम पे. I think Rabindranath Tagore is one of them. So, this is not. The irrigation device Aragatta was simple question, simple factual question. Although I think NCRT में भी कवर है, और नॉर्मली भी अगर हिस्ट्री की बेसिक स्टडी करेंगे तो अरागट्टा के बारे में जिक्र मिलता है. ये एक लार्ज व्हील है विद अर्दन पोर्ट टाइड टू आउटर एंड ऑफ इट्स स्पोक, और इवन ये पीवाईक्यू भी है जहां तक मैं इसको रिकॉल कर पा रहा हूं. कहीं ना कहीं पीवाईक्यू का कोई ना कोई ऑप्शन था, तो पीवाईक्यू को उसी हिसाब से प्रिपेयर करके रखो कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी नया पूछने की कोशिश करें तो हमारे पास उसका आंसर है, और है हमारे पास बिल्कुल है. एक लार्ज व्हील है, अर्दन पोर्ट इसके साथ टाई किए जाते हैं टू द आउटर एंड ऑफ इट्स स्पोक, ठीक है, पानी को निकालने के लिए. इरिगेशन डिवाइस है. हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैज अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ मत्त विलासा विचित्र चित्ता गुण भरा. ओके जी. महेंद्र वर्मन वन, सिम्हा विष्णु, नरसिम्हा वर्मन वन, सिम्हा वर्मन. Although all are Pallava king. Okay. So as of now मेरे को फैक्चुअल नॉलेज थी इस क्वेश्चन की. मत्त विलास प्रहसन नाम की बुक लिखी थी महेंद्र वर्मन वन ने. ये एक ड्रामा है जिसको महेंद्र वर्मन वन ने लिखा था. ओके जी. इसका रेन था इनका 600 to 630. One of the important ruler of Pallava dynasty. Okay जी. Simple factual question. Fahian, the Chinese pilgrim, traveled in India during the reign of. अगेन सिंपल थिंग, चाइनीज ट्रेवलर की बात की जा रही है. 3 चाइनीज ट्रेवलर थे, फाहियान, युआनजैंग, इत्सिंग. तो ये जी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आए थे, ये हर्षवर्धन के टाइम में आए थे, और ये क्लोज टू 670 एडी के टाइम पे आए थे, हर्षवर्धन के लेटर हर्षा पीरियड. ठीक है जी. दिस इज ऑल्सो ए सिंपल क्वेश्चन. चंद्रगुप्त सेकंड. Who among the following led to a successful military campaign against the kingdom of Shri Vijaya, the powerful maritime state ruled by the Malay Peninsula, Sumatra, Java, and neighboring islands? चोला किंगडम जब भी पढ़ेंगे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, चोला के बारे में क्वेश्चन था, पल्लवा के बारे में क्वेश्चन था, चाइनीज ट्रेवलर्स के बारे में क्वेश्चन है. इस टाइप ऑफ क्वेश्चन रीजनल किंगडम से यूपीएससी अब क्वेश्चन पूछने शुरू कर गया, और चोला पल्लवा ये सब किंगडम बहुत ही फेमस रही है. बिल्कुल. हु वाज द नेम, राजेंद्र वन. ठीक है. सो इनका टाइम पीरियड था 1614 टू 1014 टू 1044. रिनोई गंगाईकोंडा चोलापुरम सिटी स्टैब्लिश की, गंगाईकोंडा का टाइटल लिया इन्होंने, इंडोनेशिया, सदर्न थाईलैंड इनको कॉन्कर किया, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी एट द टाइम दैट राजेंद्र चोला हेल्ड. सो आंसर हियर इज राजेंद्र चोला.
ओके जी। और इवन यूपीएससी खुद बता रहा है कि यार अमोघ वर्षा बहुत ही फेमस रूलर राष्ट्रकूटा का, प्रताप रुद्रा के बारे में थोड़ा देख लेना, विष्णुवर्धन होयसला के रूलर के बारे में देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन पे भी आएंगे। बी प्रिपेयर फॉर दिस। दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर दिस पी बाई क्यू। ओके, अब ऑप्शन मिल गए, हमें राष्ट्रकूटा के इंपॉर्टेंस रूलर के बारे में पता लग गया, अब उनको प्रिपेयर कर लो। दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग, कि उल्टे चलो प्रिपरेशन में, टाइम बचेगा और हम मोर एफिशिएंट्स होंगे। जो 80-20 रूल होता है ना, वो यही है कि 20% टाइम दो, 80% मैक्सिमम आउटपुट ले आओ, और वो मैक्सिमम आउटपुट इसी तरीके से आएगा। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया 600 टू 322 बीसी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो एंशिएंट इंडिया की बात है, महाजनपद के टाइम का पीरियड है, बिफोर द पीरियड ऑफ मौर्य एम्पायर। अस्मक, कंबोज, अवंती, कोशाला महाजनपद है। टेरिटोरियल रीजन पूछे हैं, उन रीजन से कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती है। तो बी, हिस्ट्री को मैप के साथ प्रिपेयर करो, मैप बेस्ड हिस्ट्री की प्रिपरेशन करो। ओके जी। असाका, अस्मक, 16 महाजनपद साउथ इंडिया में, बिल्कुल गोदावरी के तट पे है। पिपाश, पिपास, ये उसके संस्कृत टर्म्स है ये, ब्यास के लिए विपाश को यूज किया जाता है। ब्यास रिवर का विपाश नाम था, जैसे सतलुज का सतुद्री, रावी का पुरुषनी। ठीक है, झेलम के लिए वितस्त, सिमिलरली विपाश। अब कंबोजा किंगडम की बात करें, तो अगर इंडिया बनता है इस टाइप से, कंबोजा तो यहां कहीं है, जम्मू एंड कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का रीजन। और ब्यास समहाउ यहां कहीं है, पंजाब में। तो दिस वुड नॉट बी द राइट, वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट। अवंती किंगडम, हमको पता है कि अगर हम देखें अवंती यहां है, ओके, गुजरात के ऊपर, क्लोज एमपी का, वेस्टर्न एमपी में। सो इसकी कैपिटल उज्जैन एंड महिष्मति। हाँ, हो सकता है मे बी चंबल रिवर इससे फ्लो करती हो, लेकिन महानदी तो बिल्कुल ही ईस्टर्न है। दिस वुड नॉट बी द राइट आंसर। कोशाला किंगडम, कोशाला किंगडम की कैपिटल कौन सा है, श्रावस्ती। और सरयू की बात की जा रही है, अयोध्या भी उसमें पार्ट ऑफ था कुशाला में। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, सो हियर आंसर इज ओनली टू। ओके जी। द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, पहला गंधर्व महाविद्यालय, a music training school, was set up in 1901 by Vishnu Digambar Pulaskar। क्या बात है। इन दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर। पता है तो बताओ, नहीं पता तो छोड़ के जाओ, और हमने नहीं किया, क्योंकि गंधर्व विश्वविद्यालय महाविद्यालय के बारे में इतना नॉलेज नहीं थी। ओके। बट यूपीएससी क्या करता है, टाइम टू टाइम ना कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज को लेके आएगा, ऐसी पर्सनैलिटीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनसे अवेयरनेस जनरेट हो, कि हम लोग इन पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे जिनका बहुत ही एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहा हो इन फील्ड में, जैसे म्यूजिक के फील्ड में। आपने शायद वो सॉन्ग सुना हो, रघुपति राघव राजा राम, वो भी विष्णु दिगंबर पुलस्कर का सॉन्ग था। वंदे मातरम, जो हम मॉडर्न फॉर्म में जैसे अरेंज है, उनको अरेंज करने का कंट्रीब्यूशन और उनका जो उन्होंने श्रेय जा रहा है, उनको विष्णु दिगंबर पुलस्कर को ही जा रहा है। One of the exceptional personality in close to 1901 who did tremendous work, and UPSC pay tribute to that person. Okay ji, so here answer is Lahore, or if you are not aware of that, you can leave this question. Okay ji. Ashokan inscription suggests that Pradeshika, Rajuka, Yukta were important officers 8। बिल्कुल, हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर्स बनना है, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पर एक क्वेश्चन था, और वहां के टाइम उनके डीएम को क्या बोला जाता था भाई, राजू का बोलते थे, युक्ता बोलते थे, प्रदेश का बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में ये टर्म्स यूज होती थी। बिल्कुल, दैट इज वाई कि जो भी हम लोग एम्पायर पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने देख के जाना। ओके जी। सो प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन।
Consider the following statement with respect to the non-corporation movement. Again, दो question non-corporation movement पे. The Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. क्या सिंपल सही स्टेटमेंट दी है कि सभी के सभी कांग्रेस ने डिक्लेयर किया अटेनमेंट ऑफ स्वराज करेंगे बाय ऑल लेजिटिमेट मीन यूज करेंगे पीसफुल मीन यूज करेंगे भाई इसका ऑब्जेक्टिव बन गया क्या गलत है कुछ नहीं छुपाया कुछ नहीं गलत किया बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा सोचना नहीं इट वाज टू बी implemented in stages with civil disobedience and non payment of taxes for the next stage कि पहले हम अपनी डिमांड पेश करेंगे अगर एक साल के अंदर वो डिमांड्स नहीं मानी गई तो भाई हम नेक्स्ट स्टेज में सिविल डिसोबीडियंस दिखाएंगे नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस करेंगे ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन ए ईयर एंड द गवर्नमेंट रिस्टोर द रिप्रेशन और गवर्नमेंट ने रिप्रेशन नहीं बंद किया था ओके जी सो विच ऑफ द स्टेटमेंट वी हैव टू आइडेंटिफाई भाई दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत सही है सॉरी ओके ये भी स्टेटमेंट सही है ये भी स्टेटमेंट सही है कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो देख के ही लगे कि यार कुछ गलती कर रहा है एग्जामिनर नहीं कर रहा है एग्जामिनर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन फ्री के नंबर एग्जामिनर हाथ में देके जा रहा है उठा लेना गलती मत करना सो हेयर आंसर इज बोथ 1 and 2 ओके जी मे बी इतनी डीप स्टडी हम लोग ना करें चीजों की बट एक जस्ट एक एसेंस हमेशा रहेगा जब हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे क्या क्या उसमें हुआ था ओके जी So next question with reference to investment, consider the following statement. Economy आ चुकी है. How many of the above are treated as alternative investment fund? Bond, stock, hedge fund, venture capital. और here answer is only 1, 2, 3 and 4. So इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा तो एज देखे तो अब बाहर बैठे हैं तो अब चीजें हमारे सामने तो देख के ऐसे लग रहा है कि एग्जामिनर कंसेप्ट चेक करने की कोशिश कर रहा है जब एग्जामिनर कंसेप्ट चेक करने की कोशिश करेगा तो वो ऑल फोर आंसर नहीं बनाएगा वो एक दो चीजें ऊपर नीचे करके ही रखेगा कि बच्चे को पता है चीजों का नहीं पता ओके जी इन्वेस्टमेंट नॉनली मेन थिंग दैट इफ बॉन्ड और स्टॉक की बात की जाए तो ये क्या ट्रेडिशनल मेथड है इन्वेस्टमेंट करने की ठीक है बट जब इन्वेस्टमेंट नॉन पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में की जाए न्यू मेथड यूज की जाए तभी तो उसको बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड चाहिए कि हमने इन्वेस्टमेंट करने के कुछ अल्टरनेटिव मेथड ढूंढे ये बॉन्ड स्टॉक तो ट्रेडिशनल मेथड है पहले भी यूज हो रहे थे तो फिर अल्टरनेटिव क्या है अल्टरनेटिव हेज फंड और वेंचर कैपिटल है ठीक है सो हेर आंसर इज ओनली टू दीज टू स्टेटमेंट इज राइट दीज टू आर ट्रेडिशनल मेथड ओके क्वेश्चन था अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ठीक है ऑल तो चारे के चारे इन्वेस्टमेंट के पार्ट है बट अल्टरनेटिव क्या है अल्टरनेटिव तो भाई हेज फंड और वेंचर कैपिटल है अब आप जाके देख लेना हेज फंड क्या है वेंचर कैपिटल क्या है इन पे थोड़ी गलती मत करना बॉन्ड क्या है स्टॉक क्या है ठीक है कोर इकोनॉमिक के कंसेप्ट है थोड़ा बहुत उनको देख लीजिएगा ओके जी ओके लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ द इनकम ऑफ द आरबीआई ठीक है आरबीआई के सोर्सेस क्या है इनकम के आरबीआई वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट और आंसर में ओके बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड बिल्कुल आरबीआई करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी आरबीआई ये भी करता है पेंशन फंड की मैनेजमेंट करना लैंडिंग टू द प्राइवेट कंपनीज प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स बिल्कुल हमें पता है कि करेंसी के नोट्स को छापना उन पे जो प्रॉफिट आएगा उन सबको मैनेज करना आरबीआई का काम है स्टेटमेंट 5 इज राइट बाइंग और सेलिंग ऑफ द बॉन्ड्स बिल्कुल ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है आरबीआई तो उसका पार्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी जब रुपीज डाउन जा रहा है डेप्रिसिएशन पे आ रहा है और गवर्नमेंट आरबीआई इंटरवेंशंस करता है उस टाइम रिसेंटली भी आरबीआई इंटरवेंशंस कर रहा है रुपी को स्टेबल करने के लिए इन टर्म ऑफ डॉलर सो बिल्कुल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करके रखना है आरबीआई को पेंशन फंड मैनेजमेंट आरबीआई क्यों करेगा भाई हमारे पास तो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना पीएफआरडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए दूसरी पेंशन के लिए ईपीएफओ होंगे ना
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, ये सब मैनेज करेंगे ना पेंशन फंड को, आरबीआई क्यों करेगा? हमें तो सोर्सेज देखने हैं इनकम के। लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, अगर ये प्राइवेट कंपनीज को आरबीआई लैंड कर रहा है तो भाई कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? सो आइडेंटिफाई करो वन टू एंड थ्री, वन टू एंड सॉरी वन टू एंड फाइव, वन टू एंड फाइव ये रहा, और कुछ भी ऐसा था नहीं। ठीक है जी, सो हियर आंसर इज डी। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, सम ऑफ इट्स फंक्शन दिए गए हैं, और वर्क अंडर, किस के अंडर आरबीआई काम कर रहा है। सो सेम, हाउ मेनी द अबव रो इन द इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन अब नए टाइप ऑफ पैटर्न यूपीएससी ने ढूंढे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या करता है भाई? सम ऑफ इट्स फंक्शन, ध्यान देना वर्डिंग पे, सम ऑफ इट्स एनफोर्समेंट ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। हाँ, इस फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर में सम ऑफ इट्स फंक्शन हो, बिल्कुल सही बात है। इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन वन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। भाई ईडी के बारे में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं श्योर था कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ईडी। बेसिक पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, देखेंगे तो ये सब चीजें तो हमारे नॉलेज में रहती हैं। ओके जी, स्टेटमेंट वन इज द रॉन्ग। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ कस्टम एक्ट। भाई कस्टम एक्ट के सम ऑफ इट्स फंक्शन, कोई ना कोई फंक्शन कस्टम एक्ट का यूज होता हो, इसमें बहुत बड़ा एक्ट है, कुछ भी यूज हो गया तो स्टेटमेंट कर दें, ये भी सही है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्या बात है, और इसका भी यही था। अब ये पढ़ने में बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि यह सही स्टेटमेंट है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट, तो नॉर्मली मेरे माइंड में ये चीज आई कि यार डेटा मैनेजमेंट की सिस्टम तो यार मॉस्पी करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ऑल्दो ये चीज नहीं है, स्टिल मेरे माइंड ने हिट किया। कैरी आउट बिग डाटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर फॉर बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग टैक्स एवेडर। सो कुछ ना कुछ तो फंक्शन इस चीज के होंगे। नॉर्मल पता लग रहा है कि यार इस स्टेटमेंट में तो कुछ भी ऐसे गेम नहीं लग रहा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अब ये फैक्ट है। सो हेयर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि सेम डिपार्टमेंट थोड़ी ना बार बार होल्ड करेगा। बिल्कुल डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ये दोनों थे, तो स्टेटमेंट वन वन और दो ऊपर आने थे, तो नीचे वाली स्टेटमेंट इसने चेंज की हुई थी। सो इसको कौन हैंडल कर रहा है? सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीपीआईसी। ठीक है, इसके अंडर आएंगे ये, डायरेक्टोरेट जनरल फॉर द सिस्टम ऑफ डेटा मैनेजमेंट, डॉट मॉस्ट्री के अंडर भी नहीं। ठीक है, सो हेयर आंसर इज ओनली वन, सो आ जाए। ठीक है, अब ये उस काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि ऑल दो आपको 100% आप श्योर नहीं है कि यार आपका आंसर सही है या गलत है, बट स्टिल आप सही आंसर पे रीच कर सकते हो अगर आप कॉशियसली डिसीजन ले पा रहे हैं वहां पे एग्जामिनेशन हॉल। और यही मेथड है उन कॉशियसली डिसीजन लेने का। नॉलेज को बैक करो, इंट्यूशंस को बैक करो, इमोशंस को साइड पे रखो, आ जाएगा सही जगह पे। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। RBI, Reserve Bank of India, mandate all the listed companies in India to submit its business responsibility and sustainability report। सीधा ही दिमाग में एक चीज हिट की, भाई क्यों आरबीआई, क्यों सेबी कहां गया? कंपनी को मैनेज करने का काम तो सेबी का था, आरबीआई क्या कर रहा है इधर? अब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या है, नहीं पता। क्या इसके अंदर गया है, नहीं पता, बट स्टिल कंपनीज को मैनेज करने का काम तो सेबी का है। In India, companies submitted BRSR make disclosure in the report that are largely non-financial in nature। अब ये स्टेटमेंट जैसे पढ़ी पढ़ाई स्टेटमेंट, बुकिश सी स्टेटमेंट लग रही है कि इन इंडिया ए कंपनी सबमिटेड BRSR मेक्स, कि एक कंपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट दे रही है, मेक डिस्क्लोजर कर रही है इन द रिपोर्ट दैट लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। ठीक है जी, कि कुछ नॉन फाइनेंशियल नेचर है, उसको पूरा का पूरा रिपोर्ट दे रही है कंपनी। एज इट इज फैक्चुअल स्टेटमेंट लग रही है बिल्कुल, कि बुकिश सी स्टेटमेंट है, कहीं लिखी हुई थी, एग्जामिनर ने वो उठा ली, सिर्फ एक चीज उसने चेंज किया, ट्विक किया, वो था आरबीआई, और वही किया था।
सेबी की जगह पे आरबीआई लगा दिया। बहुत रेनॉन्ड इंस्टीट्यूशंस का नाम लिखा गया है वहां पे। ओके जी। सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। वी हैव टू फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट। वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले भी हमने किए हैं। इन इंडिया, इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक poultry farming and wool rearing in the rural area is exempted from any tax. अब मेरा थोड़ा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, मुझे पता है कि कोर जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है। बट उसने बात की अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। भाई इन पे अगर तुम इनकम अर्न कर रहे हो तो इन पे तो भाई टैक्स लगेगा। ठीक है। इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट। ओके, अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसीलिए तो जो कैपिटल गेन टैक्स है वो इस पे नहीं लगेगा। ठीक है, अगर टैक्स नहीं, कैपिटल एसेट नहीं कंसिडर किया जाता, इसीलिए तो जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जम्प्टेड है। सो स्टेटमेंट नंबर वन तो भाई जी रॉन्ग है, स्टेटमेंट नंबर टू करेक्ट स्टेटमेंट थी। ओके जी। यही एग्जामिनर ने थोड़ा सा गेम को घुमाया था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। कितनी सिंपल लीनियंट स्टेटमेंट बनाई है कि इंडिया ने ज्वाइन कर लिया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को मेंबर बन के। ना चेयरमैन ना समथिंग एल्स, जस्ट एक मेंबर हो आप भी। इंडिया is a resource-rich country in all the 30 critical mineral that it has identified. But कितनी 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 उस काइंड ऑफ स्टेटमेंट है ना कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अगर इतना ही सेल्फ सफिशिएंट होता है इंडिया, तो हम क्यों लिथियम मंगवा रहे होते बाहर से? क्यों हम कोबाल्ट के लिए रेस लड़ रहे होते? क्यों हम वेनेडियम जैसे हमें मेटल्स चाहिए? अगर हम रिसोर्स रिच होते कंट्री, नहीं है हम लोग। और ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स, बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट, देखते ही काट देना, कुछ भी इस पे देखना नहीं। टू गॉन, टू गॉन, टू गॉन, वी रीच टू द कंक्लूजन। ओके जी। द पार्लियामेंट इन इंडिया 2023 has amended the Mine and Mineral Regulation Development and Regulation Act 1957, empowering the central government to exclusively auction करो mining lease and composite license for certain critical mineral। देखा, सर्टेन क्रिटिकल मिनरल। जो स्टेटमेंट एग्जामिनर ने सही बनानी होती है, एग्जामिनर उसमें बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं करता। बहुत ही लीनियंट, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट बनाएगा जो एग्जामिनर ने एज इट इज बिल्कुल सही बनानी है। ठीक है जी। सो फिर आंसर इज सी, 1 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री। उस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। वन नंबर वन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगी अब तो। एज रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी, जनरली जो बॉन्ड होल्डर होंगे आर कंसिडर टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन द स्टेक होल्डर। बिल्कुल, स्टेटमेंट नंबर वन को तो बिल्कुल सही मानना है, क्योंकि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जिसमें यह बोला गया है कि स्टेटमेंट वन नंबर रॉन्ग है। इन चारों को पढ़ लेना। ठीक है, अब मानी गई ये स्टेटमेंट सही है। अब शुरू करो भाई। बॉन्ड होल्डर है, लोअर रिस्क पे है देन स्टेक होल्डर के, स्टॉक होल्डर के। बॉन्ड होल्डर आर लेंडर टू ए कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर आर ओनर। बिल्कुल, स्टेटमेंट एक्सप्लेन भी कर रही है। अगर आप लेंडर हो और आप स्टॉक होल्डर ओनर हो तो वेट ए मिनट। ओके, बॉन्ड होल्डर आर लेंडर टू ए कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर आर इट्स ओनर। ठीक है जी। बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड कौन होल्ड करेगा? जो डेट देगा कंपनी को। और स्टेक होल्डर कौन है? जो इक्विटी में करते हैं। इक्विटी वाले कौन है? ओनर है। फॉर रीपेमेंट पर्पज, बॉन्ड होल्डर आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर बाय द कंपनी। बिल्कुल यही चीज होती है। वहां एग्जामिनर में मेरा ये माइंड चल रहा है कि यार शायद स्टेटमेंट को थोड़ा ट्वीक किया गया होगा, एग्जामिनर ने किया होगा। दैट इज वाई आई मेड मिस्टेक, जो होना नहीं चाहिए था। ठीक है, और बहुत सी ऐसी गलतियां हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नॉर्मल ह्यूमन माइंड है, सिंपल चीज है।
सिंपल कंसेप्ट है, बॉन्ड होल्डर क्या है, लेंडर है टू ए कंपनी वेयर ए स्टॉक होल्डर इक्विटी में ओनर है। फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर को प्रायोरिटाइज दिया जाएगा क्योंकि उसने डेट दिया था कंपनी को। देन स्टेक होल्डर के पास शेयर जाएगा, दैट इज वाई जो बॉन्ड होल्डर है रिलेटिवली लोअर रिस्क पे है देन स्टेक होल्डर, क्योंकि बॉन्ड होल्डर को पहले पैसा मिलेगा। ओके जी, देन हेयर आंसर इज ए, बोथ द स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट नंबर 1 को। ठीक है जी, बाकी देखते हैं यूपीएससी क्या करेगा इसमें, कहां जा रहा है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया अकाउंट फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग ए ग्रेट बूम। क्या बात कर रहा है, इंडिया अकाउंट कर रहा है वेरी लार्ज पोर्शन, ये भी नहीं कि लार्ज पोर्शन, वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली thus exhibiting a great boom। Then ji, India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at a some point of time। This kind of statement would be right। क्यों राइट? क्योंकि एग्जामिनर ने एज इट इज बिल्कुल फैक्चुअल नहीं हुआ, एग्जामिनर ने एज ए हिंट दी, जैसे सर्टेन मिनरल, जैसे वो एमएमडीआर का क्वेश्चन था, माइन एंड मिनरल एक्ट का, उसने निकाल देगा सम क्रिटिकल मिनरल समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बनाएगा और बिल्कुल पता लगेगा कि यार एग्जामिनर इसको बिल्कुल ही लीनियंट, बिल्कुल ही सिंपल रखना चाह रहा है। तो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट वुड बी राइट। सो दो तो होना चाहिए वहां आंसर में। देर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर इन दिस रिगार्ड। क्या निहायत ही घटिया स्टेटमेंट बनाई गई कि भाई कोई रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं है जो वार्न करे स्मॉल इन्वेस्टर को अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग और अगर एग्जामिनर ने और भी एक्सटेंड किया, एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर इन दिस रिगार्ड, कि कोई अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है उन पे भी कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे और जो स्मॉल इन्वेस्टर है उनको हम वार्न भी नहीं है। क्यों भाई, सेबी जी कहां पे है, इसका तो काम है रेगुलेशन करना। So this statement is wrong, clearly this statement is wrong। बिल्कुल आइडेंटिफाई करना, स्ट्रैक डाउन करना तीनों को, वी हैव रीच टू द आंसर ए। ठीक है, और बिल्कुल आ गई ना स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1, क्लोज टू 84% जो ग्लोबल की इक्विटी ऑप्शंस मार्केट है इसको होल्ड कर रहा है इंडिया। ओके जी, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बात हो रही है सर्कुलर इकोनॉमी की, रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सिंपल उसी टाइप का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नंबर 1 तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं गलत होगा। आप देखेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या उसको सपोर्ट कर रही है, स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या चीजें होंगी, 3 चीजें होंगी सर्कुलर इकोनॉमी में, लाइक एक चीज होगी रिसाइकल, सेकंड चीज होगी उसमें रीयूज, थर्ड चीज होगी उसमें रिपेयर। अगर ये 3 चीजें हो रही हैं तो वो इकोनॉमी क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी है। ओके, द सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। बिल्कुल भाई, हम उसको रीयूज करेंगे, हमारे पास मटेरियल है, रिपेयर कर लेंगे, रिसाइकल कर लेंगे तो इनपुट कॉस्ट की रिड्यूस हो जाएगी, इसीलिए तो ग्रीन हाउस गैस कम हो जाएगा, एमिशन। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हम मटेरियल को रीयूज कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर देंगे हम लोग। बोथ द स्टेटमेंट राइट है भाई, both the statement 2 and 3 are correct and both of them explain the statement number 1। okay ji, कोई doubt? Well done। So last question of 2025। so hope so अच्छे लगे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो मैंने आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ओके, देना रिव्यू इस पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैपिटल रिसीट्स क्रिएट ए लायबिलिटी। कैपिटल रिसीट्स हैं वो लायबिलिटी क्रिएट कर रही हैं और कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके जी, जो कैपिटल रिसीट्स हैं
वो तो या तो लायबिलिटी करेंगी या फिर कॉज करेंगी रिडक्शन। सेकंड है बोरिंग और डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट्स। अगर आप बोरिंग कर रहे हो और अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे पीएसयू वगैरह है, उनका शेयर रिड्यूस कर रहे हो, उसमें गवर्नमेंट स्टेक होल्डिंग रिड्यूस कर रहे हो, तो भाई वो कैपिटल रिसीट्स हैं। ओके जी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट ए लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। भाई आप लोग इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो लोन पे, तो वो लायबिलिटी क्यों है? वो तो एसेट है ना। आपने लेट्स से कि श्रीलंका को लोन दिया, अब श्रीलंका इंटरेस्ट दे रहा है बार बार, तो हमने एक एसेट क्रिएट कर लिया लोन देके, और हमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो लायबिलिटी क्यों है? वो तो हमारे लिए एसेट है। स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। काटो स्टेटमेंट 3, स्ट्राइक डाउन हो गया, आंसर आ गई 1 एंड 2 पे। ओके जी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 राइट है। यार स्टिल कुछ पूछना हो इन सब क्वेश्चन में, इन सब कंसेप्ट्स में, ऑलमोस्ट हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आई बी देयर फॉर ऑल ऑफ यू। वी विल ट्राई टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, करेंगे, आपके साथ ही हैं। सो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 100 तक, 2025 का पेपर पूरा डिस्कस हो चुका है। आप लोग जो भी डाउट होंगे कमेंट में पोस्ट कर देना और बताना कैसे लग रहे हैं लेक्चर, और चाहिए तो बताना कि यार इस टाइप ऑफ सब्जेक्ट पे अगर कुछ मिले, हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आई विल बी हेल्पिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।